स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पे। आज हम शरीर के एक बहुत ही ज़रूरी हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे एडीएच या वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इसे आसान तरीके से समझें, इसके काम और इसके क्लिनिकल पहलू। तो शुरू करते हैं। ये एडीएच आखिर है क्या और शरीर में बनता कहाँ है ये? जी, तो एडीएच यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, ये बनता है हमारे ब्रेन में। एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। हाँ, हाइपोथैलेमस। बिल्कुल, वहाँ कुछ खास सेल्स होते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं उन्हें, सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर। ये हार्मोन वहीं बनता है। अच्छा। लेकिन मजे की बात यह है कि ये वहाँ से रिलीज नहीं होता। बनने के बाद ये नीचे आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि में। ओह, पिट्यूटरी में। हाँ, पिट्यूटरी के पिछले हिस्से में ये जमा हो जाता है और फिर जब जरूरत होती है तब यहीं से, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, खून में रिलीज होता है। मतलब फैक्ट्री कहीं और स्टोर और डिस्पैच पॉइंट कहीं और। ये तो काफी दिलचस्प है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब इसके काम पे आते हैं। यहाँ लिखा है कि ये ब्लड प्रेशर और सीरम ऑस्मोलैलिटी दोनों को रेगुलेट करता है। ये सीरम ऑस्मोलैलिटी क्या चीज़ है और एडीएच का मेन फोकस किस पर रहता है? हाँ, देखिए, सीरम ऑस्मोलैलिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि खून कितना गाढ़ा है, मतलब खून में पानी के मुकाबले बाकी घुली हुई चीजें जैसे नमक वगैरह कितनी है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल वही। अब एडीएच के ये दोनों काम जरूरी हैं। ब्लड प्रेशर वाला काम ये V1 रिसेप्टर्स के जरिए करता है, जो खून की नलियों पर होते हैं। V1 रिसेप्टर्स। जी, उनसे जुड़कर ये नलियों को सिकोड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन इसका जो प्राइमरी, मतलब मुख्य काम है, वो है सीरम ऑस्मोलैलिटी को मेंटेन करना, शरीर में पानी का बैलेंस बनाए रखना। हाँ, और ये काम होता है V2 रिसेप्टर्स के जरिए, जो खास तौर पर किडनी में मिलते हैं। तो अगर प्राथमिकता पूछें तो पानी का संतुलन इसका मेन काम है। समझ गए। तो ये पानी का बैलेंस बनाए रखने वाला हार्मोन है, पर ये किडनी पर ऐसा क्या करता है जिससे पानी का संतुलन बनता है? यहाँ एक्वापोरिन चैनल्स का भी जिक्र है, वो कैसे काम करते हैं इसमें? हाँ, ये प्रक्रिया बड़ी सटीक है। एडीएच का असर होता है हमारी किडनी पर। किडनी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, नेफ्रॉन्स, हाँ, नेफ्रॉन्स। उनके बिल्कुल आखिरी हिस्से होते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स। वहाँ कुछ खास सेल्स होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स। एडीएच इन्हीं प्रिंसिपल सेल्स पर काम करता है। ओके। वहाँ मौजूद होते हैं V2 रिसेप्टर्स। जब एडीएच इन V2 रिसेप्टर्स से जुड़ता है तो ये सेल को एक सिग्नल देता है। क्या सिग्नल? सिग्नल ये कि सेल अपनी सतह पर, मतलब मेम्ब्रेन पर, पानी के लिए और दरवाजे खोल दे। ये दरवाजे ही हैं एक्वापोरिन 2 चैनल्स। अच्छा, तो एडीएच आया और पानी के लिए ज्यादा रास्ते खुल गए। हाँ बिल्कुल सही। जितने ज्यादा एक्वापोरिन चैनल्स खुलेंगे, उतना ही ज्यादा पानी कलेक्टिंग डक्ट से वापस सोख लिया जाएगा, खून में चला जाएगा। इसे कहते हैं वाटर रीअब्जॉर्प्शन। वाटर रीअब्जॉर्प्शन। जी, तो नतीजा क्या हुआ? खून में पानी बढ़ गया तो खून थोड़ा पतला हो गया, मतलब सीरम ऑस्मोलैलिटी कम हो गई। और क्योंकि पानी शरीर ने रख लिया तो पेशाब में पानी कम गया। तो पेशाब गाढ़ा हो गया। हाँ, पेशाब गाढ़ा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड, उसकी ऑस्मोलैलिटी बढ़ गई। तो आसान भाषा है कहें तो एडीएच किडनी को कहता है, भाई पानी बचाओ। पानी बचाओ सिग्नल। और एक्वापोरिन है वो दरवाजे जिनसे पानी बचता है। ये तो बहुत क्लियर हुआ। जी, तो ये सब तब होता है जब शरीर को पानी बचाने की जरूरत होती है। पर शरीर को ये पता कैसे चलता है कि कब एडीएच छोड़ना है कब नहीं? इसका कंट्रोल कैसे होता है? क्या सिर्फ खून का गाढ़ापन देखता है शरीर? हाँ, मुख्य कंट्रोल तो वही है, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी, खून का गाढ़ापन। हमारे हाइपोथैलेमस में खास सेंसर लगे होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स। ऑस्मो रिसेप्टर्स। जी, ये लगातार खून के गाढ़ेपन को नापते रहते हैं। जैसे ही खून का गाढ़ापन एक लेवल से ऊपर जाता है, मान लीजिए लगभग 280 मिली ऑस्मोल प्रति किलोग्राम से ज्यादा, ओके। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और तुरंत पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजते हैं कि भाई एडीएच रिलीज करो। और जब खून पतला होता है? जब खून पतला होता है तो ये सिग्नल बंद हो जाता है और एडीएच का रिलीज कम हो जाता है। एक तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये तो एक थर्मोस्टेट जैसा लग रहा है। जरूरत हुई तो ऑन, नहीं तो ऑफ। पर क्या कोई और भी कारण है जो एडीएच रिलीज को अफेक्ट करता हो? हाँ बिल्कुल। एक और बहुत जरूरी फैक्टर है शरीर में खून या फ्लूइड का टोटल वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम कैसे? अगर शरीर में खून की मात्रा बहुत कम हो जाए, जैसे किसी को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया हो या कहीं चोट लगने से खून बह गया हो, जिसे हम हाइपोवोलीमिया कहते हैं। हाँ, हाइपोवोलीमिया। तो ये भी एडीएच रिलीज के लिए एक बहुत तगड़ा सिग्नल है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। ऐसी हालत में चाहे खून ज्यादा गाढ़ा ना भी हो, मतलब ऑस्मोलैलिटी नॉर्मल या कम भी हो, शरीर ब्लड प्रेशर संभालने के लिए ज्यादा एडीएच छोड़ता है। अच्छा,
ऐसा क्यों? क्योंकि याद है हमने बात की थी कि ADH V1 रिसेप्टर से जुड़कर खून की नलियों को सिकोड़ता है। हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। तो जब वॉल्यूम बहुत कम होता है तो शरीर की पहली प्राथमिकता होती है ब्लड प्रेशर को गिरने से रोकना। इसलिए वो ज्यादा ADH रिलीज करता है। तो कह सकते हैं कि ऑस्मोलैलिटी रोजमर्रा का रेगुलेटर है, लेकिन सीवियर वॉल्यूम लॉस ज्यादा बड़ा इमरजेंसी सिग्नल है। ये समझना जरूरी है कि बॉडी सिचुएशन के हिसाब से प्रायोरिटी बदल सकती है। कभी पानी बचाने पर जोर, कभी ब्लड प्रेशर पर। अच्छा, अब थोड़ी क्लिनिकल बात करते हैं। एक कंडीशन है डायबिटीज इंसिपिडस, DI कहते हैं शायद। जी हाँ, DI। इसमें ADH का क्या रोल है? यहाँ सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक DI का फर्क बताया है। ये फर्क जानना क्यों जरूरी है? देखिए, डायबिटीज इंसिपिडस यानी DI एक ऐसी स्थिति है जिसमें किडनी बहुत ज्यादा पानी शरीर से बाहर फेंकने लगती है। नतीजा, मरीज को बहुत ज्यादा पतला पेशाब आता है, पॉलीयूरिया कहते हैं इसे। और प्यास भी बहुत लगती होगी फिर? हाँ, जाहिर है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, पॉलीडिप्सिया। पहले ये साफ कर दें कि इसका नाम भले ही डायबिटीज जैसा हो, पर इसका शुगर वाली डायबिटीज मेलिटस से कोई लेना देना नहीं है। ये जरूरी पॉइंट है। हाँ, अब DI के दो मेन टाइप हैं। दोनों में गड़बड़ ADH सिस्टम में ही है, पर अलग-अलग लेवल पर। और ये फर्क जानना इलाज के लिए सबसे जरूरी है। अच्छा, क्या है ये दो टाइप और ADH का क्या रोल है इनमें? पहला है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। जैसा नाम से लग रहा है, इसमें प्रॉब्लम सेंट्रल है, यानी ब्रेन में। या तो हाइपोथैलेमस ADH ठीक से बना नहीं रहा, या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज नहीं कर पा रही। कारण क्या हो सकते हैं इसके? कई कारण हो सकते हैं। सिर में चोट लगना, कोई ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन सर्जरी हुई हो, या कोई इन्फेक्शन। नतीजा ये होता है कि खून में ADH का लेवल बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, तो किडनी को पानी रोकने का सिग्नल ही नहीं मिलता। और दूसरा टाइप नेफ्रोजेनिक DI। नेफ्रो मतलब किडनी से जुड़ा हुआ। सही पकड़ें। नेफ्रोजेनिक DI में ब्रेन अपना काम सही कर रहा है, ADH बन भी रहा है, रिलीज भी हो रहा है, खून में उसका लेवल नॉर्मल या बढ़ावा भी मिल सकता है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है किडनी में। किडनी ADH के सिग्नल को या तो पहचान नहीं पा रही या उस पर अमल नहीं कर पा रही। उसके रिसेप्टर्स में गड़बड़ हो सकती है, या सिग्नल मिलने के बाद जो अंदर का मैकेनिज्म है उसमें दिक्कत हो सकती है। इसके क्या कारण होते हैं? इसके भी कई कारण हैं। कुछ दवाएं जैसे लिथियम, जो बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज होती है, वो नेफ्रोजेनिक DI करा सकती है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ना, जैसे पोटेशियम कम होना या कैल्शियम बढ़ जाना, या किडनी की कोई पुरानी बीमारी। कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है, V2 रिसेप्टर में ही कोई म्यूटेशन हो। तो मतलब सेंट्रल DI में हार्मोन ही नहीं है और नेफ्रोजेनिक DI में हार्मोन है, पर किडनी सुन नहीं रही। बिल्कुल यही फर्क है, और इसी फर्क पर इलाज टिका है। ये तो सच में इलाज के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो फिर इनका इलाज कैसे करते हैं? यहाँ डेस्मोप्रेसिन और वैसोप्रेसिन का नाम है, इनका क्या रोल है? हाँ, इलाज बिल्कुल टाइप पर निर्भर करता है। सेंट्रल DI में जहाँ ADH की कमी है, इलाज सीधा है, उस कमी को पूरा करो। इसके लिए हम देते हैं डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन ये क्या है? ये ADH का सिंथेटिक रूप है, मतलब लैब में बनाया गया। इसकी खासियत यह है कि ये मुख्य रूप से किडनी वाले V2 रिसेप्टर्स पर ही काम करता है। V1 वाले ब्लड प्रेशर रिसेप्टर्स पर ज्यादा असर नहीं करता, तो ये पानी रोकने में मदद करता है, बिना ब्लड प्रेशर को ज्यादा छेड़े। ये नाक में डालने वाले स्प्रे, गोली या इंजेक्शन के रूप में आता है। अच्छा, तो ये सेंट्रल DI का इलाज है। और बच्चों में जो रात को बिस्तर गीला करने की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी शायद यूज होता है। जी हाँ, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये रात में पेशाब बनने की मात्रा कम कर देता है। और नेफ्रोजेनिक DI का क्या, जिसमें किडनी ही नहीं सुन रही? उसमें तो डेस्मोप्रेसिन देने का फायदा नहीं होगा? आमतौर पर नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम हार्मोन की कमी की तो है ही नहीं। नेफ्रोजेनिक DI का मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि कोई वजह है क्या जिसे ठीक किया जा सके। जैसे अगर कोई दवा कारण है तो उसे बंद करना। हाँ, ये तो पहला स्टेप हुआ। फिर मरीज को बहुत सारा पानी पीने की सलाह दी जाती है, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। खाने में नमक और प्रोटीन कम करने से भी यूरिन आउटपुट कुछ कम हो सकता है। और कुछ दवाएं हैं जो अजीब लग सकता है, पर मदद करती हैं। कौन सी दवाएं? जैसे थियाजाइड ड्यूरेटिक्स। ड्यूरेटिक मतलब जो पेशाब बढ़ाती हैं, पर नेफ्रोजेनिक DI में ये उल्टा काम करती हैं, पेशाब कम करने में मदद करती हैं। कुछ NSAIDs जैसे इंडोमेथासिन भी यूज की जाती हैं। ये तो काफी पैराडॉक्सिकल लग रहा है कि डायूरेटिक दवा यूरिन कम कर रही है। हाँ,
इसका मैकेनिज्म थोड़ा जटिल है, पर ये काम करता है। अच्छा, और फिर ये जो असली हार्मोन है वैसोप्रेसिन, उसका क्या क्लिनिकल यूज है? हाँ, वैसोप्रेसिन जो कि नेचुरल एडीएच है, ये V1 और V2 दोनों पर काम करता है। लेकिन इसका V1 असर यानी ब्लड वेसल्स को सिकुड़ने वाला असर डेस्मोप्रेसिन से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। ओह, तो ये ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ाता है? जी हाँ, इसीलिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल अलग स्थितियों में होता है। इसे पानी के बैलेंस के लिए कम और गंभीर रूप से गिरे हुए ब्लड प्रेशर को उठाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेप्टिक शॉक की हालत में या कभी-कभी कार्डियक अरेस्ट के बाद। सेप्टिक शॉक? हाँ, जब इन्फेक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तब इसे आईवी ड्रिप से देकर ब्लड प्रेशर बढ़ाने और ज़रूरी अंगों तक खून का दौरा यानी ऑर्गन परफ्यूजन सुधारने की कोशिश की जाती है। तो आप कह सकती हैं डेस्मोप्रेसिन पानी के लिए, वैसोप्रेसिन प्रेशर के लिए। ये बिल्कुल साफ हो गया। डेस्मोप्रेसिन V2 स्पेसिफिक पानी बचाने के लिए सेंट्रल DI और एन्यूरेसिस में, और वैसोप्रेसिन V1 V2 दोनों, पर मेनली V1 एक्शन शॉक जैसी इमरजेंसी में प्रेशर बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। तो ये तो साफ है कि ADH या वैसोप्रेसिन भले ही एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, पर शरीर के फ्लूइड बैलेंस और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में इसका कितना बड़ा रोल है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, कैसे रेगुलेट होता है, और फिर जब इसमें गड़बड़ होती है तो क्या होता है और उसका इलाज क्या है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से ये शरीर के अंदरूनी संतुलन होम्योस्टैसिस को बनाए रखने वाले जटिल सिस्टम्स का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और ये दिखाता है कि कैसे शरीर बाहरी और अंदरूनी बदलावों के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। एडीएच सिस्टम की समझ कई बीमारियों को समझने और मैनेज करने में मदद करती है। हाँ, बिल्कुल। आज की इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हमने देखा कि ADH पानी के बैलेंस में बहुत ज़रूरी है, खासकर ऑस्मोलैलिटी को कंट्रोल करके। पर क्या शरीर सिर्फ ADH पर ही निर्भर है? मतलब क्या प्यास लगने का सिस्टम या किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करने वाले और भी हार्मोन्स या नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं जो पानी के इस पूरे खेल में शामिल होते हैं? ये शायद आगे सोचने के लिए एक दिलचस्प पहलू हो सकता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, और हाँ, एडीएच अकेला नहीं है। प्यास का मैकेनिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा रेगुलेटर है। फिर रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम है जो सोडियम और पानी दोनों को रेगुलेट करता है। तो ये सब मिलकर काम करते हैं, पर एडीएच पानी के रेगुलेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है।